So let's start section number 215 BNSS. Write down important for your prelims and you should prepare it only for the prelims. You should not try to prepare it for mains. कोई जरूरत नहीं है मेंस के लिए प्रिपेयर करने की इसको. Only for prelims prepare कीजिए. That will be enough for your exams. तो this was section number 215. क्वेश्चन कहाँ से आएगा prelims में? पहला क्वेश्चन आएगा आपका हेडिंग से. This is section 215 BNSS. It was 195 CRPC. Prosecution for contempt of lawful authority of public servants for offences against public justice and for offences relating to documents. तीन प्रकार के ऑफेंसेस हो गए. इसको देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, इसको समझिए पहले आप. कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट को जैसे आप मान लीजिए पुलिस ऑफिसर, किसी भी पब्लिक सर्विस की जो अथॉरिटी है उसको उसकी अवहेलना करने के जो अपराध हैं. आर यू गेटिंग? उस जैसे मान लीजिए पब्लिक पुलिस ऑफिसर ने आपसे कहा कि यू साइन ऑन दिस डॉक्यूमेंट, आपको साइन करने हैं. यू अटेंड, यू कम, यू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन. तो वहां पर आपको एक पब्लिक ऑफिसर ने आपको कोई ऑर्डर दिया, इन जनरल समझा रहा हूं, और आप उसके जो ऑर्डर है, उसका जो आदेश है, उसकी आप अवहेलना कर रहे हैं. इसके संबंध में पूरा एक चैप्टर हो गया बीएनएस का. उन ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं. दूसरा ऑफेंस कौन से हो सकते हैं? ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, जैसे फॉल्स एविडेंस देना, पढ़ेंगे हम लोग. और तीसरी कैटेगरी है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स. So this section 215 is dealing with the prosecution of three kinds of the offenses. So what should be the procedural formality for taking cognizance of such offenses? जैसे कि हमने पढ़ा था, प्लीज सेक्शन 210 को दोबारा देखते हैं हम लोग. 210 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, यही लाइन थी सेक्शन 210 की. यह है आपका सेक्शन 210 बीएनएसएस को मैं पढ़वा रहा हूं आपको. इसकी पहली लाइन है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एम्पावर्ड मे टेक कॉग्निजेंस. तो ये जो पहली लाइन है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कॉग्निजेंस लिया जा सकता है. कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस मे बी टेकन बाय सो एंड सो मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर. और उस प्रोविजन में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 21, यानी कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 215. तो सेक्शन 215 में वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं which should be fulfilled for the purpose of taking cognizance. जैसे कि आप चैप्टर 15 में पढ़िए. देखिए चैप्टर 15 की हेडिंग क्या है? दिस इज चैप्टर 15 रिलेटिंग टू द कॉग्निजेंस. कॉग्निजेंस से रिलेटेड चैप्टर हुआ 15 ये. इसकी हेडिंग को दोबारा पढ़ाता हूं. देखिए क्या है, कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स. प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए कौन कौन सी शर्तें अपेक्षित हैं. तो उसी प्रकार से सेक्शन 215 डील करता है थ्री काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस के बारे में. तीन प्रकार के, तीन जो ग्रुप हैं, तीन वर्गों के अपराधों के संबंध में यहां पर कौन कौन सी रिक्विजिट कंडीशंस हैं. रिक्विजिट कंडीशंस फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स under these, in case of these three kinds of the offenses. तो section 215 deals with those requisite conditions. तो prelims में आपसे पूछेगा, हेडिंग से पूछ लेगा क्वेश्चन, which section deals with the prosecution of the offenses relating to the documents, offenses relating against the public justice, offenses relating to the contempt of authority of the public servants. तो आई बिलीव अब आपको पूरा का पूरा सा करेक्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट 215 है क्या. तो इस 215 में हम ये पढ़ेंगे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस है अगर, या ऑफेंसेस अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट है, तो हमें कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, हमें ये पढ़ना है इसमें. सही है? प्लीज लेट मी नो इतनी सी बात समझ में आई तो आपको. और हम आगे बढ़ते हैं. देखिए दिस इज क्लॉज 1, सब क्लॉज 1 ऑफ 215 BNSS. नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस. ए कौन सी कैटेगरी है? इसकी सब कैटेगरी 1 में, ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शंस 206 to 223 of the BNS, both inclusive but excluding 209. ऑफेंस तो पहली कैटेगरी है
इसको देखते हैं, ऑफेंसेस, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 206 से 223, 206 से 223 बोथ इंक्लूसिव बट एक्सक्लूडिंग 200 नो। तो ये कौन से ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, हैव ए लुक ओवर दैट। ये कौन से हैं भाई, ये देख लेते हैं, शायद ये हैं। हाँ देखिए, ये चैप्टर है आपका बीएनएस में, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर 13 है, और ये है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। सेक्शन 206 क्या कहता है, दिस इज 206, इट इज एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स। ये है देखिए 206, इसकी हेडिंग पढ़ते हैं पहले, सब थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कैसे ऑफेंसेस हैं। Whoever absconds in order to avoid being served with a summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent as such public servant। देखिए क्या है, तो जो कोई भी किसी सम्मन को, नोटिस को या किसी आदेश को, है ना, सर्विस करने के लिए, अवॉइड करने के लिए एब्सकॉन्ड है, मतलब भागता फिरता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखे, जब हमने पढ़ा था इसमें इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेक्शन 160 सीआरपीसी का कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन हो गया लगभग आपका 180 के आसपास। देखिए एक सेकेंड, हाँ एग्जामिनेशन, हाँ 180 है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस में। हाँ सेक्शन 180 को देखते हैं। देखिए अभी मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर, सेक्शन 180 क्लॉज 1, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, मे एग्जामिन ओरल एनी पर्सन सपोज टू ये और क्लॉज 3 ये है 180 क्लॉज 3, द पुलिस ऑफिसर मे रीड, सॉरी 179 पढ़ते हैं, 179 में है वो, सॉरी हाँ 179 पढ़ते हैं, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर अटेंडेंस। अब ध्यान आ गया आपको, है ना, अब क्योंकि वो आईपीसी और बीएनएस में, अब बीएनएसएस में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो ये समझिए कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो राइटिंग में आपको ऑर्डर दे सकता है, किस लिए, कि आप उसके सामने प्रस्तुत होइए। तो वो एक पब्लिक ऑफिसर हुआ, ही इज पासिंग एन ऑर्डर in writing to appear कि आपको, and what you are doing, you are absconding, whoever absconding in order to avoid being served such order, ऐसा ऑर्डर, ऐसा नोटिस आपको मिल ना जाए, उसको अवॉइड करने के लिए यू आर एब्सकॉन्डिंग, तो इट विल बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 206 एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ सर्विस। तो इसी प्रकार के जैसे 207 है ये प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर, ये क्या है, whoever in any manner intentionally prevents the serving or himself or on any other person of any summons, notice or order proceeding from public servant। तो इस प्रकार के जो कुल मिलाकर के ये जो पूरा चैप्टर है आपका एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स, ये जो पूरा चैप्टर हुआ आपका कंटेम्प्ट ऑफ इस हेडिंग में लेकर आते हैं सेक्शन 215 में, ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो इस पूरे ग्रुप में आप ये देखेंगे, आप किसी भी प्रकार से पब्लिक सर्वेंट की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो हम उन ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं। प्लीज लेट मी नो आपके पास समझ में आई। तो ये जो उन्होंने लिखा है, ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल फ्रॉम दिस सेक्शन टू दिस सेक्शन बट नॉट टू दिस, इनकी, या सेकंड ऑफ एनी अबैटमेंट और अटेम्प्ट, और थर्ड में है एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। इन तीनों के लॉफुल अथॉरिटी के कंटेम्प्ट के ऑफेंस हो, या उनका अबैटमेंट हो, उनका अटेम्प्ट हो, या उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित का। सही है। अब ऐसे समझिए, तथागत बनर्जी इज द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बिफोर हिम ए पुलिस रिपोर्ट हैज बीन प्रेजेंटेड। यस इंस्पेक्टर साहब बताइए, जनाब दिस केस वाज रजिस्टर्ड, इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड, इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट, नाउ वी आर सबमिटिंग व्हाट द पुलिस रिपोर्ट, यू गॉट इट, and now you are requested to kindly take the cognizance of this case।
और ठीक है कॉग्निजेंस लेते हैं, दिखाइए फाइल दिखाइए, क्या ऑफेंस है? द ऑफेंसेस आर रिलेटेड टू व्हाट? कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। बात समझ में आ रही है? जैसे पुलिस रिपोर्ट आई, पुलिस रिपोर्ट कौन से सेक्शन में आती है? 2T में, 2T है ना? हाँ, एक ऑफेंस है थेफ्ट का और एक ऑफेंस है मान लीजिए 206, 207 या 208, ऐसे मान लेते हैं। गॉट इट? हाँ जी, आइए सर बताइए क्या ऑफेंस है? सर चोरी का केस है, कॉग्निजेंस की स्टेज आ गई, पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी है, आई एम द मजिस्ट्रेट, आई विल टेक कॉग्निजेंस। अच्छा 206 है इस ऑफेंस में, अच्छा ये जो पुलिस रिपोर्ट है दिस इज विद रिगार्ड टू 206, 208 लाइक दिस, इसमें तो कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करी है नहीं करी, आई विल सी दैट देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच शुड बी फुलफिल्ड। अब आप समझ में आ रही, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसका है क्या मामला, ये उसके संबंध में क्या है, अब पढ़ते हैं, देखिए इसको। तो ये ऑफेंस हो, इनका अबेटमेंट हो सकता है, इनका अटेम्प्ट हो सकता है, इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, इनका कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग, जब तक कि कंप्लेंट इन राइटिंग ना हो। किसकी? ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न, इसी को समझते। पब्लिक सर्वेंट, देखिए दो शब्द हैं यहां पर, पब्लिक सर्वेंट और डोंट इग्नोर दिस वर्ड कंसर्न, संबंधित लोक सेवक की कंप्लेंट इन राइटिंग होनी चाहिए। संबंधित कौन हुआ ये बताइए अभी इसमें, संबंधित तथागत कौन हुआ? मान लीजिए तथागत बनर्जी, टीबी, तथागत बनर्जी इज ए पब्लिक सर्वेंट, नाउ उसके लॉफुल अथॉरिटी को चैलेंज किया गया था, उसके ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई थी, दैट इज व्हाई द ऑफेंस वाज कमिटेड। भाई सेक्शन 206, 207, 208 एटसेट्रा क्या कहते हैं? दीज आर द ऑफेंसेस इन कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो जो जिस पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है, जिस पब्लिक सर्वेंट की, जैसे तथागत बनर्जी साहब पब्लिक सर्वेंट हैं और इन्हीं की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट किया गया, तो ये इनको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी इन राइटिंग। तब तक अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगी। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड इन राइटिंग फाइल्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न। इसका मतलब हुआ ये एक रिक्विजिट कंडीशन हो गई। जब ध्यान दीजिए, जो इनिशियल था ये जो हमारी हेडिंग थी चैप्टर की, कंडीशंस रिक्विजिट, तो कंडीशन रिक्विजिट क्या हो गई? कंप्लेंट इन किसकी? पब्लिक सर्वेंट का, ये कंडीशंस हो गई। तो अगर आपने पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट दे दी राइटिंग में, फिर कॉग्निजेंस के लेने की शर्त पूरी हो गई और फिर मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस ले सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया इस केस में भी कि थेफ्ट वाले केस में मुझे कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 206, 207, 208 में मुझे ये देखना पड़ेगा एज ए मजिस्ट्रेट वेदर देयर इज ए रिटन कंप्लेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट और नॉट। प्लीज लेट मी नो, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई यहां तक आपकी? मैंने बहुत बच्चों की तरह बहुत बेसिक स्पून फीडिंग किया है इसमें की पॉइंट को। एवरीवन प्लीज लेट मी नो। प्लीज में क्या पूछेंगे आपसे? बस वो पूछेंगे कि किसकी कंप्लेंट होनी चाहिए? कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न, या और ऑप्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं बस। और सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू हुम ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट, यानी कि अगर मेरी लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ है तो मैं कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं या मेरे सीनियर कर सकते हैं। और सम अदर पब्लिक सर्वेंट हु इज ऑथोराइज्ड बाय कंसर्न पब्लिक सर्वेंट सो टू डू, या फिर किसी अन्य पब्लिक सर्वेंट के को मैंने ऑथोराइज कर रहा है। इन तीनों का समझ पा रहे हो? तीनों में कौन के अंतर है? देखिए कंप्लेंट इन राइटिंग किस किस की हो सकती है, इसको देखिए यहां पर है और, है ना, या तो पब्लिक सर्वेंट कंसर्न जिसकी अथॉरिटी को कंटेम्प्ट किया गया हो, हिमसेल्फ हो गया, या और सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू हुम ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट, यानी कि इसका सीनियर, ऐसा कह सकते हैं इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, तो वो व्यक्ति हुआ जिसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, कंटेम्प्ट किया गया, उसका सीनियर हो गया
एसीपी, तो एसीपी भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है या इंस्पेक्टर फाइल कर सकता है। थर्ड कैटेगरी क्या है? सम अदर पब्लिक सर्वेंट हु इज ऑथोराइज्ड बाय द कंसर्न पब्लिक सर्वेंट। इंस्पेक्टर ने अपने किसी सब इंस्पेक्टर को ऑथोराइज कर दिया कि मेरे बिहाफ पर तुम कंप्लेंट कर दो। गॉट इट? तो इन तीनों में से किसी एक की कंप्लेंट इन राइटिंग होनी चाहिए। ये है रिक्विजिट कंडीशंस, कंडीशंस रिक्विजिट फॉर द इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स इन सच केसेस। कौन से केसेस? व्हेन द ऑफेंसेस आर ऑफ दिस कैटेगरी फ्रॉम सेक्शन 206 टू 223 बट एक्सक्लूडिंग 209 को। एंड वेदर दीज आर दीज इन ऑफेंसेस का 206 टू 223 खुद हो itself, or there may be the case of attempt, or it may be the case of abatement, or it may be the case of conspiracy of such offenses। तो बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन क्या आएगा वो समझ लीजिए। ये आएगा नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस इन सच केसेस अनलेस ऑफेंस। ऑप्शन ए, कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट। ऑप्शन बी, रिटन कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न। तो वो इसमें घुमाएंगे आपको, कहीं पर आपको राइटिंग गायब कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कंप्लेंट इन राइटिंग एंड बाय हुम, कौन करेगा, बस वो कर लेंगे आप या नहीं। तो ये है मेनली कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। 206 से लेकर 223 तक ऑफेंसेस हैं, बोथ इंक्लूसिव हैं, एक्सक्लूडिंग 209 हो। ये कौन से ऑफेंसेस हैं? दीज आर द ऑफेंसेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट्स हैं। एंड व्हाट इज रिक्वायरमेंट? ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न। कर लेंगे आप लोग अभी। अब इसी को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको इसके साथ में पढ़ना चाहिए क्लॉज थर्ड। यू शुड रीड द क्लॉज थर्ड एज वेल। इसी को समझने के लिए सब क्लोज टू वेयर ए कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय सम अदर पब्लिक सर्वेंट हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू डू सो अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1। तो वेदर सच कंप्लेंट कैन बी विड्रॉन और नॉट। कंप्लेंट फाइल कर दी गई है, कंप्लेंट फाइल किसने की है? कंसर्न पब्लिक सर्वेंट ने कर दी या समवन ऑथराइज्ड ने कर दी। कौन से सेक्शन में? सब क्लॉज ए में। देन एनी अथॉरिटी to which he is administratively subordinate or who has authorized such public servant may order the withdrawal of the complaint and send a copy of such order to the court। तो basically जो सब clause 2 है, it is dealing with the withdrawal of the complaint, how that complaint can be withdrawn and who will withdraw, whether the public servant himself can withdraw or not। आप मुझे बताइए, सपोज कीजिए आई एम द इंस्पेक्टर, आई एम इन्वेस्टिगेटिंग ए केस, आई हैव इश्यूड एन ऑर्डर इन राइटिंग टू यू मिस्टर, यू शुड अपीयर बिफोर मी, एंड नाउ यू आर एब्सकॉन्डिंग। आप उसकी सर्विस ही नहीं होने दे रहे उस ऑर्डर की, तो यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस 206। आई हैव फाइल्ड ए कंप्लेंट इन राइटिंग अगेंस्ट यू नाउ। तो कैन आई विड्रॉ दैट कंप्लेंट और नॉट? नहीं, यही तो बात है। Any authority to which he is administratively subordinate or who has authorized such servant, meaning thereby कि सीनियर विड्रॉ करेगा, उसका सीनियर विड्रॉ करेगा या जिसने अथॉरिटी दे रखी है वो विड्रॉ करेगा। यहां पर ये नहीं लिखा कि पब्लिक सर्वेंट कंसर्न हिमसेल्फ में विड्रॉ द कंप्लेंट, लिखा है क्या यहां पर? बताइए, दोबारा पढ़ लेते हैं अगर मुझसे गलती हो रखी है तो। देखो, वेयर कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट कर दी, यही लाइन है। वेयर ए कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय सम अदर पब्लिक सर्वेंट हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू डू इट, ऐसी कंप्लेंट करने के जिसको ऑथराइज कर रखा हो। नाउ इस कंप्लेंट के विड्रॉल पढ़ते हैं, कौन कर सकता है? एनी अथॉरिटी टू विच ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट, जिस भी अथॉरिटी का वो यानी कि उसका सीनियर जो होगा, ठीक है, या वो व्यक्ति हु हैज ऑथराइज सच पब्लिक सर्वेंट, जिसने उस पब्लिक सर्वेंट को ऑथराइज किया था कि तू कंप्लेंट फाइल कर दे। दैट सीनियर और ऑथराइजिंग सीनियर मे विड्रॉ द कंप्लेंट, वो विड्रॉ कर सकता है इसको। और साथ ही साथ में जो विड्रॉइंग कंप्लेंट का जो ऑर्डर है, कॉपी सेंड ए कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू द कोर्ट। उस विड्रॉइंग की सब हम अपनी कंप्लेंट को वापस ले रहे हैं,
तो देखो एक ये बेयर एक्ट की टेक्निकल रीडिंग से बात समझ में आ रही है। हिंदी में पढ़ता हूं एक बार को। जहां किसी लोक सेवक द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा जो उपधारा 1 के खंड के अधीन उसको ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है कोई परिवाद किया गया, वहां कोई ऐसा अधिकारी जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है उस परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है। तो सीनियर कैन ऑर्डर टू टेक बैक दी कंप्लेंट। तो पब्लिक सर्वेंट ने मान लीजिए कर दी कंप्लेंट कि मेरे इसने आदेश का पालन नहीं किया, ठीक, तो कंप्लेंट करने का अधिकार तो उसको है, लेकिन उसके सीनियर को उस कंप्लेंट को विड्रॉ करने का अधिकार दे दिया गया है। यस और नो प्लीज लेट मी नो। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? अब आ जाइए अगली क्लॉज को, क्लॉज बी। बी का फर्स्ट, of any offense punishable under any of the following sections of the BNS, namely 229 to 233, both inclusive, 236, 237, 242, 248, both inclusive, and 267, when some offense is alleged to have been committed in or in relation to any proceedings in any court। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस है वो कौन सी है? दो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। सेक्शन रट लेने चाहिए, रटने पड़ेंगे आपको। ये 229 टू 233 ये कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं? ये इसकी झलक हम देख सकते हैं एक बार को। मैं इसको ऐसे ही हेडिंग से पढ़ के सुनाता हूं तुम्हें। 229 इंटेंशनली giving or fabricating false evidence, झूठा मिथ्या साक्ष्य देना या फैब्रिकेट करना। ठीक है, तो यू आर, ये जो सेकंड कैटेगरी थी 215 के, अब हेडिंग में देखिए, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। यू गॉट इट? फॉर ऑफेंसेस पब्लिक जस्टिस। तो इस प्रकार के जो ऑफेंसेस होंगे वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, सेकंड कैटेगरी में 229 से 233। ऐसे 230 में देखते हैं, यूजिंग ए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एविडेंस नोन टू बी फॉल्स और फैब्रिकेटेड। तो सारे जो ऑफेंसेस हैं वो ऐसे हैं जो कोर्ट की प्रोसीडिंग से संबंधित हैं, जो फैब्रिकेटिंग और फॉल्स एविडेंस को यूज करना, फॉल्स एविडेंस देना, इससे संबंधित है। बेसिकली एज ए ग्रुप इनको हम कहेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। यू गॉट इट? तो इन ऑफेंस की बात कर रहे हैं, तो या तो ये ऑफेंस हो 229 टू 233, ये ऑफेंस की लिस्ट दी गई है, और ऑफ एनी ऑफेंस सेकंड कैटेगरी में 336 की क्लॉज 1 में। ये जो सेकंड कैटेगरी आ गई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आ गया ये, एनी ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन सब सेक्शन 1 ऑफ 336 की 1 में देख ले क्या है। फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन एनी डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल इन एविडेंस, यानी कि एफिडेविट हो गया एक तरीके से। फॉल्स स्टेटमेंट 236 क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन एनी डिक्लेरेशन, यानी कि एफिडेविट में फॉल्स स्टेटमेंट देना। ओके, ये हो गया। पनिशेबल अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 340, ये है 336 आ जाएगा फॉर्जरी में। 336 क्लॉज बनाया फॉर्जरी, और 340 सब सेक्शन देख लीजिए एक बार। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 340 क्या आता है, एक बार को देखने में कोई बुराई नहीं है। यूजिंग एज जेन्युइन ए फोर्ज डॉक्यूमेंट विच इज नोन टू ए फोर्ज्ड। फोर्ज डॉक्यूमेंट को एज ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट यूज करना। ये जो सेकंड कैटेगरी है, आप देखो 215 की फिर हेडिंग को देखो, ये रहा आपके सामने, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, ये थर्ड कैटेगरी हो गई। थर्ड कैटेगरी कहां आ रही है आपकी? थर्ड कैटेगरी मेंशन हो रही है सेक्शन 215 की जो सब क्लॉज 1 है, उसकी जो सब क्लॉज बी है, उसकी जो सेकंड उसकी सेकंड उसमें, ठीक। और ये ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस कहाँ आ रहे हैं? सेक्शन 215 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी की, गॉट इट। और 215 की क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज ए में आ गए
कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स आ गए। बात समझ में आ रही है आपको किस तरीके से उन्होंने अलग अलग क्लॉज में अलग अलग कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस को इंक्लूड कर दिया है। ऐसे केसेस में क्या होगा, थोड़ा टेक्निकल तो है ही, देखो ये ध्यान से पढ़ना पड़ता है। एंड थर्ड में आ जाएगा एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस इन सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2। इनमें भी क्या है, वही बात, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग बाय दैट कोर्ट। या तो वो कोर्ट कंप्लेंट करेगी और सम अदर कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, यानी कि उसकी सीनियर कोर्ट कंप्लेंट करेगी। तो वो जो दो कैटेगरी हैं, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द पब्लिक जस्टिस, इसमें व्हाट इज रिक्विजिट कंडीशन, कंप्लेंट इन राइटिंग बाय होम, कंप्लेंट इन राइटिंग बाय दैट कोर्ट, जिसकी कोर्ट में आपने झूठा एविडेंस दिया है, जिस कोर्ट में वो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस हुए हैं, या जिस कोर्ट में वो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स किए गए हैं, उस कोर्ट की कंप्लेंट इन राइटिंग होनी चाहिए फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, या ऑफ सम अदर कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, यानी कि उस कोर्ट कंसर्न्ड कोर्ट की सीनियर कोर्ट के द्वारा उसमें कंप्लेंट इन राइटिंग होनी चाहिए। तो आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। नंबर 1, ऑफेंसेस कौन से हैं, ठीक, और कंप्लेंट इन राइटिंग, कंप्लेंट इन राइटिंग कौन कर रहा है। तो पहली कैटेगरी कौन सी थी बताइए, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो वहां पे 3 लोग थे, पब्लिक सर्वेंट कंसर्न टू whom he is subordinate, authorized। नंबर 2 कैटेगरी कौन सी थी, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। नंबर 3, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट। यू गॉट इट और नॉट। इस तरीके से आप टेबुलर नोट्स बना लीजिए इसमें, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, यहीं से आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैंने इसको कोशिश की है, दोनों में क्या है, कंप्लेंट इन राइटिंग ही देखना है बस, कंप्लेंट इन राइटिंग कौन कर रहा है, किसके, किन ऑफेंसेस में कंप्लेंट इन राइटिंग कौन करेगा। अब इसको समझिए, देखिए, अब इसको समझिए, देखिए किसको, ये जो लाइन है, हम पढ़ रहे हैं ये थर्ड, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग बाय दैट कोर्ट और सम अदर कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट बाय दैट। अच्छा, एक और रह गया ये, कंप्लेंट इन राइटिंग बाय दैट कोर्ट और बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एट द कोर्ट में ऑथराइज कोर्ट, और थर्ड कौन सा हो गया, सम अदर कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। ये ऐड कर दिया ना, पहले नहीं था, फिर ये सच ऑफ, यानी कि ऑथराइज, कोर्ट किसी ऑफिसर को ऑथराइज भी कर सकती है। अब यहां पर आप आ जाइए, देखिए, यानी कि मैं थोड़ा रेक्टिफाई करता हूं, देखिए अभी क्या है, थोड़ा जो पहले था 195 CRPC, अब ये हो गया है 215, इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले 2 ही लोग कोर्ट कंप्लेंट कर सकते थे बाय दैट, कंप्लेंट इन राइटिंग बाय दैट कोर्ट और सीनियर कोर्ट। अब 3 ऑप्शंस हो गए। थर्ड ऑप्शन क्या है, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ कोर्ट, इसके द्वारा भी कंप्लेंट कराई जा सकती है। 3 हो गए, लेकिन हमें फोकस करना है टू विच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। तो ये इस कोर्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यानी कि सीनियर कोर्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहां पर अब जो अगली सब सेक्शन है उस पर फोकस करेंगे अभी ये। जैसे अब अभी आ जाइए क्लॉज 4 पर आइए, पहले 3 को मैं स्किप कर रहा हूं, पहले इसी क्लॉज को समझाने के लिए पहले अब क्लॉज 4 पर जाइए आप। For the purposes of clause B of subsection 1, a court shall be deemed to be subordinate। लिंक कर पा रहे हो आप, क्योंकि वन ऑफ द ऑप्शन क्या था, कोर्ट फाइल करने का, कंप्लेंट फाइल करने का, कंप्लेंट ऑफ सम अदर कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है अब जा करके
सब क्लॉज 4 में। वो कोर्ट किसको माना, किसकी सबऑर्डिनेट मानी जानी चाहिए? जैसे मान लीजिए बाय दैट कोर्ट है C1, C1 की कोर्ट में एक ऑफेंस हुआ, उसकी कोर्ट में परजरी का ऑफेंस हुआ कि भाई फॉल्स एविडेंस दिया गया, या एक फोर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया, एक फॉल्स एफिडेविट फाइल किया गया। तो एक ऑप्शन कहता कि C1 जो कोर्ट है वो खुद कंप्लेंट कर दे। दूसरा ऑप्शन है C1 ने अपने किसी ऑफिसर को ऑथराइज कर दिया O1 को कि आप कंप्लेंट फाइल करो। अब एक है, थर्ड है C2। C2 इज व्हाट? C2 की सबऑर्डिनेट कोर्ट है C1। तो C1 कौन सी कोर्ट का, C2 को आइडेंटिफाई करना है आपने। ये कोर्ट 1 किस कोर्ट की सबऑर्डिनेट मानी जाए। सबऑर्डिनेशन होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक होता है अपीलेट कोर्ट। सिविल जज, जैसे देखो क्यों है ऐसा, ये इसको समझिए पहले। एक कोर्ट है C1, इसने कोई डिक्री पास की, उसकी अपील जाएगी कोर्ट C2 में। तो C2 कोर्ट क्या हुई? अपीलेट कोर्ट हुई C1 के पर्पस से। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट C1 शुड बी सबऑर्डिनेट टू C2। एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये केवल एक अपीलेट हायरार्की मेंटेन की गई है। इसलिए उन्होंने सब क्लॉज 4 में ये एक्सप्लेन किया है कि यहां पर सब इस क्लॉज के पर्पस से हम किस, ये सबऑर्डिनेशन वाला सिस्टम कैसे अप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब पढ़िए सब क्लॉज 4, देखिए ये सेक्शन बहुत आसान नहीं है समझाने के लिए। फॉर द पर्पजेस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, देखिए फॉर द पर्पजेस ऑफ सब क्लॉज 1 इट मींस लिमिटेड पर्पज है। सब क्लॉज 4 में जो यूज किए गए जो लॉ है, दैट इज नॉट द जनरल लॉ, दैट कैन बी यूज ओनली फॉर द पर्पजेस ऑफ सब क्लॉज बी ऑफ सब क्लॉज 1। यस और नो? फॉर द पर्पजेस ऑफ सब क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट। देखो क्या है, ये क्या शब्द लिखा हुआ है? डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मानी जाएगी किसकी? टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरी लाइज फ्रॉम अपीलेबल डिक्रीज और सेंटेंसेस ऑफ सच फॉर्मर कोर्ट। उस कोर्ट की जो अपीलेबल डिक्रीज हैं, और अगर क्रिमिनल कोर्ट है तो अपीलेबल सेंटेंसेस है, तो वहां से जो अपील जाएगी जिस कोर्ट को, उस कोर्ट को उसकी सीनियर कोर्ट फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सब क्लॉज मान लिया जाएगा। अब यहां पर दो बातें ध्यान रखना, आप लोग भूल डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। देखिए दो शब्द लिखे हैं यहां पर, अपीलेबल डिक्रीज और सेंटेंसेस। अपीलेबल डिक्रीज कहां, कौन सी कोर्ट में होती है? सिविल केसेस में, सिविल कोर्ट। और सेंटेंसेस कहां आते हैं? क्रिमिनल कोर्ट में। इट मींस कोर्ट कोई सी भी हो, सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो। मान लीजिए एक सिविल कोर्ट है, उसमें झूठा बयान दिया गया, उसमें फॉल्स एविडेंस दिया गया, फैब्रिकेटेड एविडेंस दिया गया, फोर्ज डॉक्यूमेंट दिए गए, तो इन शब्दों को हम कह सकते हैं परजरी, एक शब्द में। समझे आप? तो आपने ऑफेंस किसके विरुद्ध किया? दैट सिविल कोर्ट के। सेम थिंग कैन हैपन इन ए क्रिमिनल कोर्ट। तो इनके सिविल कोर्ट विल फाइल ए कंप्लेंट। इन केस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट विल फाइल ए कंप्लेंट इन राइटिंग। तो हम इसको ऐसा देख सकते हैं समझाने के लिए कि एक थे साहिल, पारुल, प्रीति, हर्षी, सिमरन, आकांक्षा। ये समझ लीजिए, ये है सिविल कोर्ट,
ये है क्रिमिनल ट्रायल कोड, और अगर हम पढ़ेंगे क्लॉज 3 तो प्रीति को मान लीजिए रिवेन्यू कोड। इसकी अपील जाती है हर्षी की कोर्ट में, इनकी अपील जाती है सिमरन की कोर्ट में, और इनकी अपील जाती है आकांक्षा की कोर्ट में। यू गॉट इट। ऑफेंस हुआ साहिल की कोर्ट में, ऑफेंस हुआ पारुल की कोर्ट में, ऑफेंस हुआ प्रीति की कोर्ट में। तो क्या ऑप्शन है कि साहिल विल फाइल द कंप्लेंट, या पारुल विल फाइल द कंप्लेंट, और प्रीति विल फाइल द कंप्लेंट, या इनकी अपील जिस कोर्ट में जाती है तो उनकी उस कोर्ट की ये सबऑर्डिनेट समझी जाएंगी, यानी कि हर्षी इस केस में। तो साहिल कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे हैं तो हर्षी में फाइल द कंप्लेंट इन दिस केस। तो ये हो गया हर्षी में फाइल द कंप्लेंट। उसी प्रकार से सिमरन में फाइल कंप्लेंट, इसी प्रकार से आकांक्षा में फाइल द कंप्लेंट। तो ये कौन सी कोर्ट किसकी सबऑर्डिनेट मानी जाएगी, ये कहां से डिसाइड हुआ, किस कोर्ट को अपील जाएगी उसी कोर्ट के आप सबऑर्डिनेट मान लिए जाओगे। बोलो यस और नो। तो कोर्ट इटसेल्फ में फाइल द कंप्लेंट, और उसकी जो सीनियर कोर्ट है जिसकी वो सबऑर्डिनेट समझी जाती है वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है, या ऑथोराइज कोर्ट का ऑफिसर फाइल कर सकता है। और ये हम कहां से पता लगाएंगे कि साहब कौन सी कोर्ट के सबऑर्डिनेट हूं मैं, जिस कोर्ट को मेरी जो डिक्रीज है, मेरे सेंटेंस है, मेरे खिलाफ जहां अपील जाएगी उसी का मैं सबऑर्डिनेट समझा जाऊंगा। बोलिए हाँ है ना। बहुत रिपीटिशन कर दिया मैंने समझाने में, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो गया। ये किसका मैसेज आया है? यस यस, चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत समझने का, कितने अच्छे हैं आप सब लोग। अब और समझिए, यहां यही झाड़ा दूं, लॉ में एक बार थोड़ी बात खत्म हो जाती है, ये रूल तो ये हो गया। अब आए छत्रेस गंगवार जी। सर हाँ बोलो। सर मेरी कोर्ट की डिग्री की अपील कहीं नहीं जाती, मैं किसका सबऑर्डिनेट हूं? ये भी तो हो सकता है कि मेरी कोर्ट की डिग्री तो अपील ही लेनी है। अब बताओ सर, आपने जो अपील वाला फॉर्मूला बनाया वो तो वहां फिट हो गया, मेरा क्या होगा इन द केस ऑफ ए सिविल कोर्ट फ्रॉम हुज डिग्रीज नो अपील ऑर्डिनरी लाइज। तब क्या होगा? देन द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट having ordinary original civil jurisdiction within whose local jurisdiction such civil court is situate shall be the court to which this court is subordinate। मैंने रीडिंग कर दी, अब मैं समझाता हूं। देखिए क्या है, मान लीजिए एक सिविल कोर्ट है, इसको हम देते हैं सिविल कोर्ट 1 CC1, और ये सिचुएटेड है दिल्ली। CC1 इज कोर्ट that is situated, it is having jurisdiction in Delhi, and इसकी अपील से no appeal in general lies। क्योंकि अगर अपील लाई करेगी तो जिस कोर्ट में अपील लाई करेगी वो उसकी सीनियर कोर्ट हो जाएगी, उसकी सबऑर्डिनेट हो जाएगी। लेकिन यहां पर केस क्या है कि नो अपील लाइज। देन इस दिल्ली में की जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है दैट शैल बी दिस CC1, मान लीजिए PC1 करते हैं, PC1 प्रिंसिपल कोर्ट 1, तो प्रिंसिपल कोर्ट 1 CC1 शैल बी सबऑर्डिनेट टू PC1 ऑफ दैट एरिया। गॉट इट। तो दिल्ली की कोर्ट, दिल्ली में CC1 है तो दिल्ली की प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, मुंबई की सिविल कोर्ट CC1 है तो मुंबई की प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की ये सबऑर्डिनेट मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ ओनली व्हाट, फाइलिंग द कंप्लेंट। क्या क्या लिखा, लिमिटेड पर्पज है यहां पर, देखिए क्या लिखा था यहां पर, फॉर द पर्पजेज ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1। और ये पर्पज क्या है? फाइलिंग कंप्लेंट इन राइटिंग इन 2 केसेस। कौन कौन से केसेस? ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट्स। प्लीज बताइए मुझे यहां तक समझ में आया नहीं आया आपको, जल्दी से। अब प्रोविजन पर आ जाइए। और वेयर अपील लाई टू मोर देन 1 कोर्ट। अब कैसे, मतलब सिविल कोर्ट 1 थी, इसकी अपीलेट कोर्ट 1, अपीलेट कोर्ट 2 है,
वेयर अपील लाइड टू मोर देन वन कोर्ट, अब क्या होगा, then the appellate court of inferior jurisdiction shall be the court to which such court shall be deemed to be subordinate. अगर मल्टीपल अपीलेट कोर्ट्स हो, क्या, अगर मोर देन वन अपीलेट कोर्ट हो, देन व्हाट विल हैपन, जैसे मान लीजिए अपीलेट कोर्ट 1, अपीलेट कोर्ट 2, अपीलेट कोर्ट, इन तीन में जो इंफीरियर होगी, लोएस्ट ग्रेड पर आएगी, उसको उसकी सबऑर्डिनेट माना जाएगा। आई बात समझ में? तो मान लीजिए AP1 इज द अपीलेट कोर्ट ऑफ इंफीरियर जुरिसडिक्शन, देन CC1 शैल बी कंसिडर्ड सबऑर्डिनेट टू AP1। तो कितना ब्रांचेस बना दी इन्होंने इसको समझाने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है, देखिए आपने क्या करना है, आपने एक बार समझ लिया इसको, तो आपने मेन पॉइंट पर फोकस करना है, और ये 1 मिनट में खत्म होने वाला सेक्शन है, क्योंकि हमने करना है प्रीलिम्स के लिए। हमें क्या रखना है, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनके लिए फॉर्मेलिटीज क्या, कंप्लेंट इन राइटिंग कौन फाइल करेगा, पब्लिक सर्वेंट फाइल करेगा या कोर्ट फाइल करेगी, या उसकी सीनियर अथॉरिटी काम करेगी या उसकी सीनियर कोर्ट करेगी, और फिर हमारा कहा गया कि कौन सी कोर्ट को सीनियर माना जाए, बस उसको समझना है हमने। नेक्स्ट क्या गया, where appeal lie to a civil and also to a revenue court। अगर जो अपील है वो सिविल कोर्ट को भी लाई करती है और वो रिवेन्यू कोर्ट को भी लाई करती है, देन सबऑर्डिनेशन कैसे फिक्स होगा, सच कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द सिविल और रिवेन्यू कोर्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द केस और प्रोसीडिंग्स। उस केस की नेचर और प्रोसीडिंग्स को समझ करके आप ये डिसाइड करेंगे कि उस केस में उस कोर्ट को किस कोर्ट का सबऑर्डिनेट माना जाए। हो गया आपका? अब रहेगा यस सर, इसका मतलब थक गई है, इसके यस सर करने में एक हिडन होता, देखा कितना। अब सब क्लॉज थर्ड पर आ जाते हैं, बस थर्ड क्लॉज बची, उसको समझ लेते हैं। देखिए सब क्लॉज थर्ड में कोर्ट का मतलब समझाया गया है। इन सब क्लॉज बी, सब क्लॉज 1, कोर्ट मीन्स व्हाट, कोर्ट मीन्स ए सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल कोर्ट। तो यहां पर सिविल, यहां पर जो कोर्ट का मतलब है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, BNSS पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 215 कोर्ट मीन्स कोर्ट हु शैल फाइल द रिटन कंप्लेंट, या वेयर कोर्ट मीन्स व्हाट, अगर पढ़ नहीं रखा होगा तो क्या आइडिया लगाएगा इंसान, जिसे पढ़ ही नहीं रखा, यार क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल कोर्ट ही होगी। लेकिन यहां पर हम जो डील कर रहे हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस डील कर रहे हैं, मतलब वो ऑफेंसेस जो कोर्ट में घटित हुए हैं। तो वो कोर्ट तो कोई भी हो सकती है, वो सिविल कोर्ट भी हो सकती है, वो रेवेन्यू कोर्ट भी हो सकती है, वो क्रिमिनल कोर्ट भी हो सकती है, या वो कोई ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, एंड इंक्लूड्स ए ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेंट्रल और स्टेट लॉ। ठीक है, तो कोर्ट का मीनिंग, कोर्ट कौन कौन हो सकती है, सिविल कोर्ट हो सकती है, क्रिमिनल कोर्ट हो सकती है, रेवेन्यू कोर्ट हो सकती है, कोई ट्रिब्यूनल भी हो सकता है। सबऑर्डिनेशन हम कैसे फिक्स करेंगे, जिस कोर्ट को मेरी कोर्ट से अपील जाएगी वो उसका मैं सबऑर्डिनेट हो जाऊंगा। अगर मेरी कोर्ट से मल्टीपल कोर्ट्स अपील जाएगी तो जो मल्टीपल अपीलेट कोर्ट्स हो गई उनमें जो इंफीरियर कोर्ट होगी उसका मैं सबऑर्डिनेट हो जाऊंगा। सही है। और अगर मेरी जो नेचर है, मेरी कोर्ट की जो अपील है वो सिविल कोर्ट में भी जा सकती है, रिवेन्यू कोर्ट में जा सकती है, देन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीडिंग्स डिस्कस होगा कि विच कोर्ट शुड बी, हु शुड बी सबऑर्डिनेट, हु शुड बी कंसीडर्ड टू विच आई एम सबऑर्डिनेट। अब टू ईज योर टेंशंस मैं आपको सम अप करता हूं विद इन 1 मिनट, जो आपको लास्ट में याद रखना है ना। देखो आगे मैसेज, साहिल कहता है सर समटाइम्स एंजाइटी होती है, इतना पढ़ रहे हैं बट अगर एक्चुअल मोमेंट याद नहीं आया तो क्या फायदा। मैं कह रहा हूं भाई इतना मैंने आपको, क्योंकि आप तो पढ़े नहीं हो उसको, इतना टाइम लगा मुझे समझाने में, आपको लगेगा सिर्फ 1 मिनट, और वो कौन सा 1 मिनट है उसको फोकस करके P4 प्रीलिम्स लिख लेना, उतने से काम चल जाएगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, ऐसे ही पढ़ता हूं। देखिए फटाफट, अब 1 मिनट से ज्यादा 2 मिनट हो जाएंगे बस। देखिए क्या है, दिस इज सेक्शन 215 PNSS डीलिंग विद द प्रोसिक्यूशन इन 3 केसेस, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी,
public servants, offenses against public justice, offenses relating to the public documents. इन सभी केसेस में जो क्या होना है, कंप्लेंट इन राइटिंग शुड बी फाइल्ड अनलेस नो कोर्ट shall take cognizance. Court will take cognizance only when there is when complaint is filed in writing. अच्छा, पहले केस में किसकी कंप्लेंट फाइल होगी? पब्लिक सर्वेंट की होगी या उसके सीनियर की होगी, है ना, या ऑथोराइज्ड ऑफिसर के द्वारा कंप्लेंट फाइल हो जाएगी. इन लास्ट के दो केसेस में किसकी होगी? कंप्लेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट और ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और द सीनियर कोर्ट. कोर्ट का मतलब क्या है? कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट, ट्रिब्यूनल हो सकती है. अपीलेट कोर्ट, सीनियर कोर्ट का पता कैसे चलेगा? जिसको अपील जाती है. मल्टीपल कोर्ट्स अपीलेट है तो जो इंफीरियर डिवीजन की हो गई. अगर अपील जाएगी सिविल और रिवेन्यू कोर्ट्स में तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस. क्या मुश्किल था इसमें बताना? लेकिन ये इतना हम लास्ट में तब समझ पा रहे हैं जब हमने 1 घंटा पहले इसको कर लिया. तो अब आप इसका एक नतीजा सीख सकते हैं कि शुरू में आपको टाइम लगेगा. देखिए, शुरू में आपको पढ़ने में और समझने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद में अगर आपने उसको याद कर लिया उन पॉइंट्स को, तो फिर आपके लिए वो जो काम 1 घंटे में समझ में आता है और 4 घंटे में याद होता है, वो 1 मिनट में रिवीजन में 1 मिनट चाहिए उसका. बस इस सेक्शन को या इसके बाद के सेक्शन से जहां जहां बताऊंगा प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, इतना ही याद रखना है. कंप्लेंट इन राइटिंग बाय द पब्लिक सर्वेंट और द कोर्ट, इससे ही काम चल जाता है मैक्सिमम. तो गॉट इट? किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए. सर, पब्लिक सर्वेंट हु मेड द कंप्लेंट कैन नॉट विथड्रॉ इट, व्हाट इज सो? तो पहले तो हमें इस डिटेल में जाना नहीं चाहिए व्हाई इट इज सो, है ना. और फिर इसलिए है कि अगर मान लीजिए ऑफिशियल मैटर है और सीनियर अथॉरिटी को लगता है कि नो इट इज इररेलेवेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सीनियर अथॉरिटी को राइट दे दिया गया कि ठीक है तुम विड्रॉ कर लो. फिर ये रहा, देखिए सर, अंडर सेक्शन 2151B हायर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को कंप्लेंट करेगी? नहीं, आप समझ में नहीं आई आपको बात क्या है. अब मैं आपको समझाता हूं बात क्या है. ये बैठिए आप, ठीक, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको. आप हैं, कौन है आप एक कोर्ट में हैं, आप एक कोर्ट होल्ड कर रही हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं आप कोर्ट की. ये बैठा देते हैं आपको. आपकी कोर्ट में किसी ने फॉल्स एविडेंस दिया या फोर्स्ड डॉक्यूमेंट सबमिट किए या फॉल्स एफिडेविट दिया गया, फॉल्स डिक्लेरेशन दी गई, तो वो ऑफेंसेस हो गए. एक कैटेगरी कौन सी हो गई? ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस. दूसरा क्या हो गया? ऑफेंसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स. अब इन केसेस में जो पुलिस रिपोर्ट आने के बावजूद भी, है ना, इनकी कॉग्निजेंस कैसे ली जाएगी? कॉग्निजेंस की रिपोर्ट क्या हो? कॉग्निजेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? तो इनिशिएट कैसे होंगी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में? तो ये जो कोर्ट है, यानी कि रिया कुमारी जो मैडम है, ये कंप्लेंट फाइल करेंगी. अगर ये फाइल नहीं करती हैं तो इनकी सीनियर कोर्ट फाइल करेगी कंप्लेंट. सीनियर कोर्ट इसमें नहीं कर रही है फाइल. ये गॉट इट और नॉट? जैसे किसी में कोई ऑफेंस होता है तो पीड़ित पक्ष जाता है ना कि भाई मेरे खिलाफ चोरी हो गई, मेरे भाई को मारा, मुझे मारा, तो वो रिपोर्ट करता है. उसी प्रकार से जब ये ऑफेंस कहां पर हो रहा है? कोर्ट में हो रहा है, तो कोर्ट विल फाइल ए कंप्लेंट इन राइटिंग. इन दैट केस देन द प्रोसीडिंग्स विल स्टार्ट. एंड कॉग्निजेंस में जब कॉग्निजेंस की स्टेज आएगी तो ये चेक किया जाएगा कि कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कंप्लेंट इन राइटिंग फाइल की गई नहीं की गई. जैसे मान लीजिए 2 पार्टी होती हैं, है ना, एक पार्टी प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट. तो प्लेंटिफ ने मान लीजिए कंप्लेंट फाइल की डिफेंडेंट के खिलाफ, है ना, कि साहब डिफेंडेंट ने क्या किया है? फॉल्स डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं. कोर्ट को पता चलेगा. लेकिन क्योंकि कोर्ट में फाइल हुए हैं, तब भी कंप्लेंट इन राइटिंग किसकी होनी चाहिए? इसमें जरूर उस कोर्ट की होनी चाहिए जिस कोर्ट में ये फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए. तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि जिन जिन पॉइंट्स को मैंने आप लोगों को प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आएंगे, केवल उतने पे ध्यान दो. बी आलसी, बी लेजी. किस रेफरेंस में? यानी कि सो जाओ. पूरे सेंटेंस में ना जो कह रहा हूं मैं. लेजी आदमी क्या होता है? कम से कम काम करना चाहता है वो,
यार इस पर ज़्यादा मत कराओ मुझसे, उस पॉइंट से इसको करो। तो 2-3 पॉइंट ही आपको ध्यान में आएंगे। 215 कंप्लेंट इन राइटिंग बाय पब्लिक सर्वेंट और हिज सीनियर और बाय द कोर्ट और हिज सीनियर कोर्ट, बात खत्म, जय हिंद हो जाएगा इतने केस में बस ये। और इससे ज़्यादा याद रखना है वो उन ऑफेंस की कैटेगरी याद रखो, सेक्शन 206 से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, उनका अटेम्प्ट, उनका अबेटमेंट, उनकी कॉन्स्पिरेसी, दैट्स इट। इतने में आपकी प्रीलिम्स की तैयारी खत्म हो जानी चाहिए। जो लास्ट के 30 सेकंड्स मैंने बोले आपको बस ये, बाकी सब तो मोह माया है, आपको समझाने की जरूरत थी इसलिए। तो आई बिलीव आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप यू लाइक द क्लास। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से आप। हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग ये सॉल्यूशन भी डाल दे सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम, विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।